ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग 12th फुल सिलेबस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सेम है जैसा कि हमने पिछले पैटर्न को डिस्कस किया था। इसमें भी आपको क्वेश्चन 4 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलेंगे, वो आएगा, जिसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन, या डेफिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 10 आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स इसके हो गए। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जिसको 20 to 30 वर्ड्स में 2 या 3 लाइन में हमें लिखना होता है। 9 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है, तो 9 × 2 18 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 9 आएगा, 3 मार्क्स ईच, तो इसके भी 27 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके 5 मार्क्स ईच है, तो 15 मार्क्स के ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बच्चे का पेपर शेयर किया है हमने राइट साइड, इसको बड़ा करके इसके सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे का हमने पेपर शेयर किया है, ये भी देखो सेक्शन ए से ही इन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो सेक्शन ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हैव 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 3 लिगेंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब क्या है, या तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, डाइटेंडेंट, क्वेश्चन में जो दिया है हमें बोला है 3 ही लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 3 लिगेंड है, तो 3 × 2 6 होता है, तो सारे लिगेंड क्या होने चाहिए, डाइडेंटेट। इन्होंने ट्राइडेंटेट लिखा है, इसका आंसर गलत होगा, इसका आंसर होगा डाइडेंटेट। डाइडेंटेट को ही हम लोग बाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ। एल्डिहाइड और कीटोन किससे रिएक्शन नहीं करता है। पिछले सेट में भी हमने डिस्कस किया था, एल्डिहाइड और कीटोन जो है डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका आंसर करेक्ट है। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड, B12 का नाम, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, राइट ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इन्होंने सही लिखा है, ग्लाइसिन यही होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड है, अल्फा पोजीशन पे NH2 है, और जो अल्काइल होता है उसके बदले हाइड्रोजन है, इसलिए CH2। अब इसका ज्विटर आयन कैसे बनाएंगे, ये एसिड है, इसकी टेंडेंसी H+ आयन देने की है, ये H+ देगा तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ये NH2 है, बेसिक है, ये H+ लेगा तो NH3+ आ जाएगा, तो प्लस माइनस सेम मॉलिक्यूल में है, इसलिए इसे ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन बोलेंगे, तो यही ग्लाइसिन का ज्विटर आयन होगा। विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है ये होता है साइनोकोबालामीन, तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड हम लोग इटार्ड रिएक्शन से बनाते हैं, और इटार्ड रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, एकदम सही है आंसर। इन एक्वस सॉल्यूशन ट्राईमिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एमाइन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये एक्वस मीडियम बोला है, तो एक्वस मीडियम में हमने बोला था सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं, उसमें डिफरेंट इफेक्ट है, इसीलिए कुछ फैक्टर जो है फेवरेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट को, कुछ जो है अपोजिट हो जाता है, इसीलिए हमने मिथाइल और इथाइल का बोला था। डाटा याद रखना है, और वो आपको NCERT में भी दिया है, JEE नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, देखो बोर्ड में भी आया हुआ था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बोर्ड का। तो जो मिथाइल है, मिथाइल के लिए हमने बताया था सबसे ज़्यादा सेकेंडरी का होता है बेसिक नेचर। ठीक है, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी का बेसिक नेचर होगा, एक्वस मीडियम में बोल रहा हूँ। इसके बाद टर्सरी का बेसिक नेचर होगा, टर्सरी के बाद जो है अमोनिया का होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन एक्वस सॉल्यूशन ट्राई मिथाइल एमाइन, मिथाइल के लिए मोर बेसिक देन मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन मिथाइल एमाइन से लेस बेसिक होता है एक्वस मीडियम में, तो ये फॉल्स, एकदम सही है आंसर इसका, सारे सही है, अभी तक एक इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है, ट्रेड नेम ऑफ ट्राइक्लोरो इथिलीन, ये बताया था हमने, कॉमन नेम इसका वेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट है, अब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एज 1.2 10⁻⁻⁵, ये जो है हमने बताया था आपको क्लास में भी जाके, इसका जो वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻5, ये आगे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर का पावर 1 - ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो लीटर का पावर 2 है, मोल का पावर -2 है, मोल का पावर 1 है। ये -2 कब आएगा? जब इधर -2 होगा। इधर -2 कब आएगा? जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। 1 - 3 -2 होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन एक एग्जाम्पल बोला था, तो कोई भी लिख सकते थे। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। व्हाट इज चार्ज ऑन इन कूलॉम ऑन 1 ग्राम N3-। ये फेराडे में नहीं पूछा है। अगर ये ग्राम आयन होगा, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, 1 ग्राम आयन, जैसा कि बोर्ड में पूछा भी गया है N3- आयन का चार्ज, तो ग्राम आयन को ही मोल बोलते हैं हम लोग। तो 1 मोल पे चार्ज होता है 1 फेराडे, तो 3- है तो 3 मोल हो गया, तो 3 फेराडे चार्ज। तो इसको कूलॉम में अगर करोगे, क्वेश्चन में कूलॉम में पूछा है, तो फेराडे को कूलॉम में चेंज करने के लिए 96500 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आप सिर्फ फेराडे लिख दोगे तो हो सकता है इसमें आधा नंबर मिल जाए आपको, या नहीं भी दे, चेक करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ ग्राम दे देगा 1 ग्राम, तो इससे आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास है, जो एटॉमिक मास है, वही हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आने से मोलर मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो नाइट्रोजन का 14 हो गया, 1/14 मोल हो गया N3-। तो चार्ज कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 1/14 × 3 मोल हो गया। तो इस पर इतना फेराडे चार्ज हो जाएगा, इतना ये चार्ज हो जाएगा × 3 फेराडे। तो कूलॉम में कितना हो जाएगा? 1/14 × 3 × 96500 कूलॉम, ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है, सेकंड इसका नाम दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट। व्हाट इज सेकेंडरी सेल? गिव एन एग्जांपल। डिफाइन करना है और एग्जांपल देना है। दो सेल विच आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज इजीली, दे डू नॉट गेट डेड आफ्टर 1 यूज, दिस टाइप ऑफ सेल इज सेकेंडरी सेल, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। रिचार्जेबल सेल जो है, मतलब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन अगर एक बार हो गया तो उसको दोबारा रिवर्स किया जा सकता है, उसे ही हम लोग सेकेंडरी सेल बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, ऑल आर सेकेंडरी सेल जो हम लोग रिचार्ज। वैसे ड्राई सेल जो है नॉन रिचार्जेबल भी आता है आजकल, तो ड्राई सेल लिखो, रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल दोनों आता है। तो ड्राई सेल में ये रखना पड़ेगा, जो ये रिचार्जेबल ड्राई सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, रिचार्जेबल, क्योंकि आजकल रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल दोनों आता है, ठीक है। तो ड्राई सेल, मरकरी सेल में भी रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल दोनों आता है। तो इससे अच्छा एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो लेड स्टोरेज सेल लिख सकते थे, इसका ज़्यादा अच्छा एग्जांपल लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई फिनॉल आर मोर बेसिक देन अल्कोहल। तो सबसे अच्छा रीज़न जो है, इसमें बहुत सारे रीजन हमने बताए थे, सबसे अच्छा रीजन है इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस। और पीके और पीएच की वैल्यू पे भी बता सकते हो। तो फर्स्ट इन्होंने बताया है पीके ऑफ फिनॉल इज 8 to 10 और अल्कोहल का 16 to 80। और पीके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर का, फिनॉल का पीके कम है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकेंड है फिनॉल का जो रिएक्शन से बताया है, फिनॉल जो है NaOH से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन देता है और अल्कोहल नहीं देता है। फिनॉल जो है क्वेश्चन बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये एसिड है, NaOH बेस है तो ये क्या होगा एसिडिक, और अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कंजुगेट बेस जो है फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन है, O- फिनॉक्साइड आयन है। एंड अब इसको बताना पड़ेगा, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन अल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। अब इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे हमने बताया था। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर इधर डिलोकलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप दिखा सकते हो। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, माइनस चार्ज, अब ये इधर डिलोकलाइज होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से ये डिलोकलाइज होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉल का वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ, इधर आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इन्होंने, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड। फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में जो N लिखो ये कैपिटल लिखना है, ध्यान रखना, HNO3, तो तीनों पोजीशन पे आ जाएगा, इसे ही हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन बनाना है, तो फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन करो, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन का मतलब है डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन। जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन NaNO2, ये N कैपिटल लिखना है, और HCl के साथ करें एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी मेंशन करना है यहाँ पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। ठीक है, 2 नंबर में काफ़ी है, इतना ही लिखना है। ठीक है, हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन बनाना है मतलब कपलिंग रिएक्शन। अब देखो इसने बड़ा अच्छा किया है, पहले थ्योरी लिख दिया फिर रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन से होगा। फिनॉल का रिएक्शन pH 9 to 10 मतलब बेसिक मीडियम में करेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। वेरी गुड, देखो थ्योरी भी लिखा है, बहुत अच्छा, इस तरह से लिखना है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड रिमर-टिमन रिएक्शन से, देखो मेंशन भी कर दिया, जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करते हैं। ठीक है, पहले NaOH के साथ फिनॉक्साइड बना लिया, फिर यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म लिखना है, बच्चे भूल गए। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी लिखना था प्लस CHCl3, तो ये बन जाएगा, इसका इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है, तो इस तरह से इंटरमीडिएट बनाएगा। अब एक्वस NaOH देंगे, 2 OH एक साथ आ जाएगा जो स्टेबल नहीं होता, और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन को OH में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेंगे, इसे ही सेलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन, ये इन्होंने बाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 इन्होंने बाद में किया, इस रिएक्शन को देखेंगे, नहीं किया होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा खुद से। व्हाट इज कार्बाइलामाइन रिएक्शन, गिव 2 यूजेज ऑफ DDT। कार्बाइलामाइन रिएक्शन क्या होता है, जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ करें तो ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कार्बाइलामाइन रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, वेरी गुड। अब DDT के यूजेज लिखना है, गिव 2 यूजेज, तो DDT इज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स, बहुत अच्छी बात है, पहला यूज। एक और यूज इसका DDT का हमें लिखना है, और नेक्स्ट यूज इसको लिख सकते हो, DDT इज यूज्ड इन किल मॉस्क्यूटोज। वर्ल्ड वार 2 में इसका यूज इसी के लिए किया गया था, मॉस्क्यूटो को किल करने के लिए, जहाँ पे आर्मी वगैरह होते थे वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते थे, तो उस टाइम पे तो आपका ये ऑल आउट वगैरह था नहीं, तो DDT का स्प्रे कर दिया जाता था मच्छर को ख़त्म करने के लिए, यूज आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और स्मॉल साइज, तीनों पॉइंट्स लिख दिया है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस में अमोनिया के साथ हेलो अल्केन का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अमाइन बनता है, और अगर हेलो अल्केन एक्सेस में हो तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल है, ले लिया है, क्लोरोमीथेन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनता है, और अगर हेलो अल्केन एक्सेस में लेंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कि हमने इसमें बोला भी था, इतना लिखने के बाद इसमें आप लास्ट में ये भी लिख देना, इफ़ हेलो अल्केन इज इन एक्सेस देन मेजर प्रोडक्ट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 मार्क्स में है, बस इतना लिख के छोड़ देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, राइट शॉर्ट नॉट ऑन फॉलोइंग रिएक्शन, एल्डोल, इटार्ड, केनिजारो, रिमर-टाइमन। बच्चे 3 नंबर में ये 4 रिएक्शन तो कभी नहीं पूछेगा, तो हमने वैसे क्लास में बोला था अगर बहुत बड़ा लेंदी पेपर हो रहा है तो इसमें से any 2 कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर चारों लिख दिया तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वैसे 2 कर लेते तो 3 नंबर में दे देता, क्योंकि ये 4 वैसे 3 आता है 5 नंबर में, तो 3 नंबर में तो 4 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 को ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, वैसे अगर बाय चांस कभी आ भी जाए पेपर में तो इतना ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख, थ्योरी 1 लाइन लिखना और इसका जो है रिएक्शन लिख के काम ख़त्म करना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल में क्या होता है, सिंपल एल्डोल ही करना क्योंकि 4 पूछा है। तो एल्डोल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो एसिटल्डिहाइड सिंपल एल्डोल हो गया, डाइल्यूट NaOH के साथ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा। इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद
ये इनल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हीट देना ज़रूरी है, और ये वाटर एलिमिनेट होगा, तो एलिमिनेट होगा तो माइनस लिखना होता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देना, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस लिख दिए हैं, तो H2O H+ लिख लो, करने से ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। वेरी गुड, ये इतना ही लिख देते तो मैंने बोला था क्लास में से मिल जाएगा नंबर। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड बेस से करते हैं, तो एक जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और दूसरा रिड्यूस होता है अल्कोहल में। तो एक देखो फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में NaOH लिया है, तो सोडियम के सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। रिमर-टाइमन रिएक्शन ऊपर भी डिस्कस किया था, फिनॉल का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ, फिर से यहाँ पे इन्होंने क्लोरोफॉर्म लिखना छोड़ दिया, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाइड्रोलाइसिस करने से बेंजल्डिहाइड बनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पेपर किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बोक्सिलिक, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मेथड लिख देना, 3 नंबर का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड OH ग्रुप, दूसरे साइड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, अल्काइल या एराइल। एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक नहीं, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिख दो या इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन से बना सकते हैं, हॉट केमेनोफोर, और हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एग्जाम्पल भी दिए हैं। वेरी गुड। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, तो अगर इसको ये R प्राइमरी अल्कोहल लिखने का मतलब होता है RCH2OH लिखे, क्योंकि ये R प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, नहीं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये प्राइमरी है। तो अब फिर देखो ये गलत हो गया, क्योंकि R जब है ही तो एक कार्बन कहाँ से आ गया, तो ये रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। RCH2OH लिखते तब ये सही होता। अब ये एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका गलत हो जाएगा रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, अगर RCHO लिखना है तो RCH2OH लेना पड़ेगा, तब ना कार्बन और कार्बन आएगा यहाँ पे, अदरवाइज एक कार्बन आप कहाँ से ले आए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में पहले एडिशन कंपाउंड बनेगा, जो हाइड्रोलाइसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देता है, ठीक है। 3 काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टिंग टुगेदर टू ब्रिंग केमिकल चेंज। वेरी गुड। और ये जो है सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट, न सम ऑफ द पावर ऑफ, ये मिस्टेक कर दिया, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये पावर ऑफ, जो कंसंट्रेशन टर्म का पावर है वो लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है हमेशा होल नंबर होगा, कभी जीरो नहीं होगा, ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये थियोरेटिकल है, ये जो है एक्सपेरिमेंटली होता है। ये जो है ईच स्टेप, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ईच स्टेप के लिए आएगा, और मतलब ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा, ये सारे रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। काफ़ी है, 3 नंबर में है तो वही 3 नंबर का आता है, इसका डिफाइन करके छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन अल्कोहल एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। अल्कोहल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, दीज आर नॉन एज अल्कोहल्स। जैसे कि मीथेन से हटाएंगे मिथेनॉल, इथेनॉल। क्लासिफिकेशन पहला इन्होंने किया है एलिफेटिक मतलब अल्काइल का डेरिवेटिव होगा, अल्काइल के साथ OH होगा। एरोमेटिक मतलब यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। अब बोलोगे OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, अदरवाइज वो फिनॉल हो जाता, ठीक है। ऑन दिस बेसिस ऑफ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा, जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होगा, एंड टर्सरी अल्कोहल OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच्ड होगा। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एकदम सही है।
अब इसका देखो एग्जाम्पल दिया है, अब देखो अच्छा एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल है, इसको सेम लिखना चाहिए बच्चे, ये घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, सेम लाइन ये देते हैं ना सेम लेंथ का तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, वैसे भी मार्क्स इसमें नहीं कटने चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया है, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर होगा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट होगा तो उसे शुगर बोलेंगे, एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज। और कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, तो उसे, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो उसे नॉन शुगर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इज इट डिटरमाइंड बाय बर्कले हार्टले मेथड, बोर्ड में ये 5 नंबर में आया था, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर अप्लाइड इन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पे उसे बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बर्कले हार्टले एक्सपेरिमेंट पहले थ्योरी हमने बताया था पिछले क्लास में भी, सेम करोगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर, उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कंटेनर लेते हैं जिसमें होल्स होता है, पोरस होता है ये कंटेनर, इसके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखेंगे, बीच में प्योर सॉल्वेंट रखा, बाहर सॉल्यूशन रखा। अब इधर से इसमें हमारा सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं करें तो क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ होगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। तो अब हम लोग जब इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा। तो जितना हमने एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें अप्लाई किया सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसे ही हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज बर्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पहले डिफिनेशन लिखना है, द कंपाउंड विच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैविंग डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड, this is due to formation of two compound that is cis and trans, very good, this is known as geometrical isomerism and this phenomenon isomers, this is compound को बोलेंगे आइसोमर और इस फेनोमेना को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, जो कंपाउंड है उसको आइसोमर बोलते हैं। एग्जाम्पल Ma2B2, अब देखो A और A डायगनल है, एक क्रॉस है, तो इसे ट्रांस बोलेंगे। अब जब ये एक साथ आ जाएगा तो सिस हो गया। ये जनरल एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल भी दे देना चाहिए, सिस प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन ले लो। सिस प्लेटिन में क्या होगा, Pt 2NH3 दोनों एक साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिस Cl, ठीक है। ट्रांस में क्या होगा, एक्रॉस हो जाएगा NH3 और NH3, ये एक्रॉस आ जाएंगे हमारे पास, और इधर एक Cl है, इधर एक Cl है, तो इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांस, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने 8 और 9 दो क्वेश्चन छोड़ा है, इन्होंने हो सकता है बाद में किया है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। एक ऊपर छोड़ा है, 2 ये छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब लॉन्ग में देखते हैं, लॉन्ग में सबसे पहला है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमने पिछले में भी बॉइलिंग पॉइंट किया था सिमिलर तरीके से, और मॉलिकुलर मास का डेरिवेशन करना है, तो पिछले पेपर में जैसे हमने किया था सेम। सेकेंड है व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के साथ इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये भी लिख दो, तो सॉल्यूशन में जो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली बी के लिए अब सारा कुछ बता देना, क्या है पी ए क्या है, पी बी क्या है, पी ए नॉट क्या है, पी बी नॉट क्या है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये लिखना ज़रूरी होता है। बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है टोटल सॉल्यूशन का वो क्या होगा, दोनों को ऐड करके आएगा, तो P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ बनाया, इधर मोल फ्रैक्शन है, इधर वेपर प्रेशर है, तो सेम इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है। यहाँ पे मेंशन कर दो, ये आपने लिया है पी बी नॉट एक्स बी, तो ये पी बी हो गया, ये पी ए का ग्राफ बनाया है तो ये पी ए हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है रॉल्ट्स लॉ में, डिराइव एक्सप्रेशन भी कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए करना है, ये तो हमारा जनरल हो गया। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा,
जैसे बी को इन्होंने मान लिया नॉन वोलाटाइल, थ्योरी में बता दिया, तो जो नॉन वोलाटाइल है वो वेपर में नहीं जाएगा, तो पी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल वेपर प्रेशर पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी की वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यू पुट कर दिया, पी क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो आप इसमें किसी जो एक्स ए है इसको एक्स बी के टर्म में अगर रिप्लेस करना हो तो एक्स ए की वैल्यू एक्स बी के टर्म में 1 माइनस एक्स बी पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास डिस्क्राइब ब्रीफली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज अलॉन्ग विथ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द आयंस या मेटल्स ऑफ सीरीज। तो इन्होंने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, एकदम सही है। अब इसमें बताना पड़ेगा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एलिमेंट्स फॉर्म फ्रॉम n-1 d ऑर्बिटल ऑल्सो टेक पार्ट इन एनर्जी बॉन्डिंग, एकदम सही बात है, बिकॉज देयर is no much difference between the energy of n-1 d and ns ये ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने ns, दस ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है। और ये भी बता देना था पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सही बात है। जो D5 और D10 कन्फिग्रेशन होगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और D0 की, तो अगर ये कन्फिग्रेशन आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सीन इन ट्रांजिशन एलिमेंट वाज रुथेनियम एंड ऑस्मियम, जो कि +8 होता है ऑक्साइड के केस में। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जो कि बता भी दिया यहाँ पे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ n-1 d ऑर्बिटल इन द एनर्जी बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है। क्लियर है बच्चे? अब मैग्नेटिक बिहेवियर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली सो वेरिएबल, सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द सीरीज इन फर्स्ट इंक्रीज एंड एनी सीरीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज करेगा क्योंकि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, उसके बाद पेयरिंग होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा, इसीलिए पहले इंक्रीज करता है उसके बाद डिक्रीज करेगा। मोस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज सीन इन द मिडल, क्योंकि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। स्क्वायर रूट का ये फॉर्मूला गलत लिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसे, ये स्क्वायर रूट n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ये फॉर्मूला इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था इसमें? सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफाइन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो फेराडेज लॉ बोला है तो इसमें दोनों करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब फर्स्ट लिखते हैं तो लिख लो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपोजिटेड, अगर गैस होगा तो लिबरेट होगा, सॉलिड या लिक्विड होगा तो डिपोजिट होगा, एट कैथोड एट एनी इलेक्ट्रोड, कर लो कैथोड एनोड दोनों पे होता है, एट एनी इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों पे होता है ना, तो एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं Z, अब Q को हम लोग करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं IT, ये टाइम को स्मॉल t से लिखते हैं, कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से Z की वैल्यू आती है E/96500, तो Z की वैल्यू पुट कर दो E/96500 इंटू IT, तो EIT/96500। इसमें भी आप चाहो तो लिख लो, T टाइम है, सेकेंड में, I करंट है, E इक्विवेलेंट मास है, और W जो है मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। ठीक है, अब इसमें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिखना था। इसमें क्या बोला है? स्टेट एंड एक्सप्लेन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ नहीं बोला है इसमें, इसीलिए दोनों करना पड़ेगा। तो फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा। मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये लिख के बताओगे, फिर यहाँ से W/E = कांस्टेंट हो जाएगा,
तो सीरीज में अब ये भी बताओगे, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ईच इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होता है उसके मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो मान लो ए है तो WA/EA बराबर होगा बी का WB/EB इक्वल्स टू WC/EC एंड सो ऑन चलेगा, सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन VmL ऑफ सॉल्यूशन if the electrodes are 1 centimeter apart and are large enough to contain whole apparatus। एकदम सही है। लैम्डा m नॉट K इंटू 1000 बाय कंसनट्रेशन, मोलरिटी लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K 1/ρ। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, फेराडे सेकेंड लॉ यहाँ पे लिखा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, सही है। इसको वैसे पहले करना चाहिए, उल्टा इन्होंने कर दिया। तो W इक्वल्स टू KE WA/EA इक्वल्स टू WB/EB, एक ही बात है। इसको इधर कर लोगे तो EA आ जाएगा इक्वल्स टू WB/EB। ठीक है, अब W क्या है, EA क्या है, EB क्या है, सारा कुछ इन्होंने बता दिया। अब शॉर्ट में जो 9 क्वेश्चन छूटा था, देखो 9th क्वेश्चन, उसको लिखा इन्होंने, डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लिगेंड और डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द कंपाउंड formed by D block in which central metal atom take electron from ligands to form coordinate bond K4FeCN6। तो K4FeCN6 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, FeCN6 को। ठीक है, ligand it is defined as number of ions or donor sites which gives electron। लिगेंड नंबर ऑफ डोनर एटम वो डेंटिसिटी होता है बच्चे। ये CN जो है लिगेंड है, ये तो सही बात बताया यहाँ पे, CN एन कैपिटल होगा। इट इज़ डिफाइंड एज स्पीसीज एटम आयन और मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। ये लिखना था, इसने थोड़ा मिस्टेक किया है इसमें। ठीक है, डबल सॉल्ट, इट इज़ डिफाइंड एज द एडिटिव कंपाउंड ऑफ 2 सॉल्ट्स, 2 सिंपल सॉल्ट्स, जैसे K2SO4 Al2SO4। वेरी गुड, ये सही है। अब इन्होंने छोड़ दिया डिस्कस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज मतलब सीरियम टू लुटेटियम। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ N-2 F सब सेल। ठीक है, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनाइड सीरीज दैट इज सीरियम टू लुटेटियम, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ठीक है, पहले ये बता दोगे, उसके बाद बताओगे आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉन्सिक्वेंसेज, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। दूसरा बताओगे डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज तो करता है लेकिन साइज़ का डिक्रीज बहुत कम होता है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज लिखने थे हमें। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने और छोड़ा है, इसका शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर में क्या है, गिव रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ HCN और NaHSO3। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सेकेंड का 6th पार्ट का एक क्वेश्चन क्या है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, इसके नीचे लिख भी दो, एसीटोन है। अब इसका रिएक्शन HCN से करेंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ये CN न्यूक्लियोफाइल है तो C यहाँ पे अटैक करेगा, या इधर शिफ्ट करेगा और इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, C के साथ CH3 है, C के साथ एक और CH3 है, ये O के साथ H आ गया और इसके साथ CN आ गया, इसे बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। तो किसका साइनोहाइड्रिन, एसीटोन है तो एसीटोन का साइनोहाइड्रिन बनाएगा। बी पार्ट इसका इन्होंने छोड़ा था, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही देगा, एसीटोन के साथ CH3
CH3 इसका भी नाम लिख दोगे एसीटोन, प्लस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, CH3 सेम SO3H कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, तो SO3H हाइड्रोजन नहीं सोडियम आ जाएगा, हाइड्रोजन नहीं सोडियम आ जाएगा, SO3HONA। अब जो SO3H है ये ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये H देगा तो Na आ जाएगा SO3 के साथ, H आ जाएगा O के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बन के साथ SO3 के साथ Na, O के साथ H, CH3। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर डिस्कस किया। ओके बच्चे, इसे एक बार देखें अच्छे से, और अगर कोई डाउट आता है तो वो भी ग्रुप में शेयर करें।